आज ना भाई ड्राइव करते करते आपको कुछ जापान के रोड रूल्स के बारे में भी बताऊंगा कि क्या यहाँ पे यूनिक है। और पूरा ये ट्रस्ट बेसिस पे ही चल रहा है, आप देखोगे ना। अच्छा हाँ, ये देखो अब यहाँ पे ऑरेंज लाइट है ना या येलो लाइट है, सब लोग जो है वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है आपको यहाँ पे गाड़ी रोकनी है, भले ही यहाँ रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं है, बस स्टिल एक बार गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ेगा, लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा। रास्ते देखो कितने खूबसूरत है ना, दोनों तरफ ऐसे गार्डन टाइप के बना रखे हैं लोगों ने अपने घरों में। ओ पहली बार भाई जापान में ना कोई ऐसे बंद फाटक देखा मैंने, शायद से कोई ट्रेन आने वाली होगी। दिखाता हूँ आपको, जल्दी जल्दी चलो आगे। बट मैं ये सोच रहा हूँ, जब स्कॉर्पियन लगाता मैं यहाँ पर तो कैमरा भाई स्कॉर्पियन को तो नंबर डिटेक्ट कर ही नहीं पाता क्योंकि इंडियन नंबर प्लेट होती, तो फिर वो ये कैसे बताता है कि कितनी देर हो गई गाड़ी को। ये देखो जी, तो ये है वो फेमस स्पॉट। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है ना, ये पूरा रास्ता बना हुआ है और इसी रास्ते में 10,000 टोरी गेट्स है। चलो भाई, ओसाका के अपने इस होटल से चेकआउट कर दिया, लगेज मैं नीचे ले आया हूँ। ये इनका लॉबी एरिया जहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। ब्रेकफास्ट फ्री था मेरा, बट ऑब्वियसली दोनों दिन मैं टाइम से उठ नहीं पाया क्योंकि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट था, तो अपने से तो नहीं हो पाया भाई। एंड अभी मैं नीचे बैठा हूँ, मेरे को कुछ काम वाम है 15-20 मिनट का, वाईफाई चल रहा है क्योंकि यहाँ पे। वो काम निपटा के फिर निकलेंगे आगे नेक्स्ट सिटी के लिए, जो कि है क्योटो। ये भाई अपना होटल था, इसी के जस्ट साइड में देखो यहाँ से मेट्रो निकलती है इनकी, और ये बड़ी सी पार्किंग थी, ये खड़ी अपनी गड्डी। चलो जी, सामान वगैरह लोड करते हैं पहले तो। लेट्स गो जी, लेट्स गो। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी जापान की 3rd लार्जेस्ट सिटी ओसाका में, एंड आप देख रहे हो भाई जापान रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं इस वाली गाड़ी को लेके निकला हुआ हूँ जापान रोड ट्रिप में, जिसमें मैं 7-8 मेजर सिटीज जो है वो जापान की कवर करने वाला हूँ, वो भी बाय रोड। स्टार्ट किया था फ्रॉम टोक्यो टू माउंट फूजी, देन माउंट फूजी टू ओसाका, और आज जाने वाला हूँ यहाँ से क्योटो। अराउंड 50-55 किलोमीटर है ओसाका से क्योटो का सफर, 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा अपना। और मेरा ना आज एक तरह से रेस्टिंग डे है, मतलब हाफ रेस्टिंग डे है, जिसमें मैं सिर्फ यहाँ से क्योटो तक ट्रैवल करने वाला हूँ। उसके अलावा शूट वूट कुछ नहीं करूंगा, रेस्ट करूंगा होटल जाके, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो ऐसे ही करता हूँ मैं, 8-10 दिन लगातार ट्रैवल करता हूँ, 1 दिन का रेस्ट ले लेता हूँ, फिर 8-10 दिन लगातार ट्रैवल करता हूँ, 1 दिन का रेस्ट ले लेता हूँ। इससे क्या बॉडी को भी एकदम से ना वापस से एनर्जी मिल जाती है, और जो पेंडिंग काम होते हैं इतने दिन से वो भी हो जाते हैं, क्योंकि भाई मैं अकेला ही हूँ ट्रिप पे और पूरा सारा काम मुझे ही निपटाना होता है, एडिटिंग शूटिंग वगैरह वगैरह, समझ रहे हो ना। तो 1 दिन तो 8-10 दिन में चाहिए ही कि अपनी बॉडी को भी रेस्ट मिले और साथ ही साथ में काम भी निपट ले। तो इसलिए आज क्योटो पहुंच के रेस्ट करूंगा, काम निपटाऊंगा सारे, और कल का दिन पूरा क्योटो एक्सप्लोर करके परसों कट लूंगा। चलो भाई, बाकी फटाफट से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। मतलब कोई आज जल्दी नहीं है, 1 घंटे की जगह 2 घंटे भी पहुंच जाऊंगा तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी यहाँ होटल में चेक इन भाई 3 बजे से पहले नहीं देते शाम को, तो वो थोड़ी सी समस्या वाली चीज़ है। अभी गाड़ी निकालने के उसमें ये पर्ची देखना फिर से काम नहीं करेगी, मुझे लग रहा है बुलाना पड़ेगा उनको वापस से। काफ़ी आसान है बुलाना, सिर्फ ये बटन दबाना होता है। पहले स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता चली जाए। नहीं चली ना, अब ये बटन दबाना है बस, देखना वो देख के खुद से ही आ जाएंगे। अभी निकल के 2 मिनट में आ गए भाई, आ गए आ गए। हाँ, टिकट लेकर आए दूसरी, इससे खुलेगा। हाँ ओके, क्या तो रे भाई, चल जाएगा। थैंक यू। चलो जी चलो, खुल गई है भाई पार्किंग का गेट, लेट्स गो। चलो भाई, पहुंच गए हैं क्योटो सिटी। बस ये राइट मुड़ते ही जो है अपना होटल दिखा रहा है गूगल मैप के अकॉर्डिंग। ये देखो है तो यहीं कहीं, बट कौन सा है ये नहीं मालूम हमका। गोरा शायद ये है, यही वाली बिल्डिंग लग रही है मैं तो, क्योटो प्लाजा होटल। पार्किंग इनकी यही है, यही पार्किंग है, बोर्ड लग तो रहा है। और मेरे ख्याल से पार्किंग फ्री है, कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ, ना मशीन लगी हुई कोई। फ्री नहीं है भाई पार्किंग, ये तो उस वाले होटल से भी महंगी है। 2200 येन ले लिए इन्होंने, लगभग 1400-1500 रुपये इंडिया के। और होटल के नीचे ये 7-Eleven है, यहाँ से बोतल वोटल लेनी है पानी की, 2 बोतल ले लेता हूँ, काम आएगी। 100 येन की है ये, है ना, 108 येन। ये फ्रूट्स के भी ना बाउल से, बाउल क्या मतलब गिलास टाइप का है। ये देखो बेरीज एंड योगर्ट, ये भी ले लेता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जी ये रूम है, यहाँ से एंट्री, ये जरा सी स्पेस दे रखी है। इधर देखोगे तो ये बाथरूम है, बड़े छोटे छोटे बाथरूम है, और रूम भी सिंगल बेड वाला ही रूम है। ये टेबल वेबल लगा हुआ है, बाकी टीवी है, लाइट है, इधर एसी है। आज है जी नेक्स्ट डे, फटाफट से रेडी हो गया हूँ और अब चलते हैं एक्सप्लोर करने क्योटो सिटी को। होटल तो वैसे ठीक है भाई, काफ़ी बड़ा होटल है, मतलब लॉबी वगैरह देखोगे आप। और ये मुझे पड़ा है अराउंड 4000 रुपीज़ पर नाइट में, 2 रातों के लिए बुक करा है।
तो टैक्स वैक्स लगा के 8,200 समथिंग का पड़ा है। अरे यार बैग ऊपर ही छोड़ आया, कहाँ ध्यान रहता है मेरा। अब जाना पड़ेगा फिर यार। जहाँ जहाँ पे मेरे को घूमना है ना यहाँ इस सिटी में, मेरे होटल से बड़ी दूर दूर है। जैसे बैम्बू फॉरेस्ट जाना है सबसे पहले, बहुत दूर है, 2 मेट्रो बदलनी पड़ेगी, 1 बस बदलनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा जब अपने पास गाड़ी है, गाड़ी ले चलते हैं, थोड़ी बहुत पार्किंग के पैसे लगेंगे, कोई बात नहीं भाई। और उससे पहले जरा चल के कहीं पे पेट पूजा कर ली जाए। आसपास ही मिल जाएगा रेस्टोरेंट कोई ना कोई, वहीं पे खा लूंगा भाई। 2 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट तो मिल गया, बट यहाँ ना समस्या यही है, हर जगह इस तरह की पेड पार्किंग में ही जो है वो गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। मतलब कहीं भी रेस्टोरेंट या होटल में फ्री पार्किंग है ही नहीं। अब जब जाऊंगा ना उस टाइम पे ये देखो मशीन से जो है वो पे, अरे इधर है क्या, हाँ ये देखो मशीन से जो है वो पे करना पड़ेगा जाते टाइम। प्राइसिंग वगैरह ये सामने लिखी हुई है भाई। वो ये है रेस्टोरेंट वालों के पास पार्किंग हो तो बढ़िया हो जाए, ज्यादा खर्चा ना लगे। पार्किंग अलग पे करो, खाने का अलग पे करो। ये है भाई रेस्टोरेंट। देखो आज भाई मोमोज खाने का मन कर रहा था, वेज मोमोज मिल गए यहाँ पर, साथ में चना मसाला और नान। रोटी नहीं मिलती यार यहाँ नॉर्मल ना, यहाँ नान ही मिलता है हर जगह, तो मेरे को खाना पसंद नहीं है, बट स्टिल खाना पड़ता है। 2100 येन का बिल आया मोटा मोटा, 1200-1300 रुपये इंडिया के। अब पार्किंग और देख लेते हैं, 3 नंबर पे है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें 3 नंबर टाइप करना है, उसके बाद ये करना है 3 करके, ये 600 येन का इसमें बिल आ गया, मतलब 400 रुपये। चलो इसमें ये अच्छा सिक्के डालने वाला है ऑप्शन, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। लो जी पे हो गए हैं। उसके बाद क्या करना है, पर्ची वर्ची कुछ नहीं मिलेगी, मिली नहीं भाई पर्ची तो। चलो हमने तो पे कर दिया, पर्ची तो मिलनी चाहिए यार, ये तो गलत बात है ऐसे। और पूरा ये ट्रस्ट बेसिस पे ही चल रहा है, आप देखोगे ना, वरना कुछ ऐसा बैरियर वैरियर तो है नहीं, ना गेट है, बंदा ना भी पे करे और निकल जाए। चलान तो नहीं होता होगा इस चीज़ का, खैर स्टिल हमें तो भाई अपने एंड से करना है। आज ना भाई ड्राइव करते करते आपको कुछ जापान के रोड रूल्स के बारे में भी बताऊंगा कि क्या यहाँ पे यूनिक है। अब जैसे मेरे को देखो यहाँ से पार्किंग से रोड पे निकलना है, तो मैं जब तक नहीं निकल सकता जब तक सारा ट्रैफिक ना रुक नहीं जाएगा, मतलब दूसरी तरफ रेड लाइट ना हो जाए और ये गाड़ियाँ आना बंद ना हो जाए। भले ही हम मेरी आगे वाली लेन खाली है, बट स्टिल ऐसे नहीं जाना चाहिए अचानक से, और आपको रुका रहना पड़ेगा। जब एक बार ये सब लोग रुकेंगे उसके बाद फिर आगे जाना है। और देखो ये चीज़ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वहाँ पर रेड लाइट नहीं हो जाती और सब लोग रुक नहीं जाते। चलो जी चलो, अब अपना नंबर है निकालने का, फटाफट से लेट्स गो। ये आ गया भाई हम अपनी रोड पे। तो 2 लेन अपनी इस तरफ है, 2 लेन नहीं उधर, तो 3 लेन है। तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, हमें मेरे को ना सीधा जाना है। तो आपको अगर सीधा जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये आपको ना 100-200 मीटर पहले ही देख लेना है अपने मैप वैप पे, क्योंकि आपको उसी हिसाब से ना लेन में रहना पड़ेगा। जैसे अब मुझे सीधा जाना है तो मैं इसलिए इस वाली लेन में हूँ, अगर मुझे लेफ्ट मुड़ना होता ना तो मुझे लेफ्ट वाली लेन में रहना पड़ता। क्योंकि देखो रोड पे ना आपको इस तरह का सिंबल दिख जाएगा, लेफ्ट और स्ट्रेट, मतलब कि अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो इसी लेन से मुड़ना है। ऐसा नहीं आप इस लेन में जा रहे हो और अचानक से लेफ्ट टर्न ले लोगे इंडिकेटर देके, गलत चीज़ है वो। हालांकि इस वाली लेन से आप सीधा भी जा सकते हो क्योंकि इसमें अलाउड है, देखो लिखा हुआ है ना ऐसे। तो ये चीज़ों का भाई ध्यान रखना पड़ता है। बाकी यू टर्न के तो आपको हर जगह साइन मिल जाएंगे कि यहाँ से अलाउड नहीं है। ज़्यादातर राउंड अबाउट आते हैं ना, वहीं से ही यू टर्न आप ले सकते हो, ऐसे नहीं कि चलते फिरते कहीं से भी मोड़ ली गाड़ी। तो हमें इंडिया में थोड़ी सी आदत अलग होती है ड्राइविंग के मामले में, लेकिन यहाँ पे भाई सीन अलग है थोड़ा सा। तो एक दिन आपको ना लग जाएगा यहाँ पे समझने में चीज़ें। तो मुझे 1.5 किलोमीटर तक ना सीधा सीधा चलते जाना, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सबसे मिडल वाली लेन में रहूं, क्योंकि मिडल वाली लेन ही ना स्ट्रेट के लिए होती है ज़्यादातर। अब देखो आपको राइट वाली जो लेन है ना उसमें राइट एरो लगा हुआ है, यानी कि स्ट्रेट जाने वाले उस लाइन में नहीं घुस सकते, सिर्फ जिनको राइट जाना है वही उस लाइन में घुस सकते हैं। तो अगर आप गलती से वहाँ घुस गए ना तो भाई फिर राइट चले ही जाना, रूल तोड़ के सीधा मत निकल जाना। मतलब यही कोशिश करना कम से कम कि ज़्यादा अगर फ़र्क ना आ रहा हो। बाकी स्पीड लिमिट के बोर्ड हर जगह लगे होते हैं, यहाँ पे जैसे 50 किलोमीटर का था, तो जनरली मैंने जो गूगल पे देखा ना स्पीड लिमिट में थोड़ा सा आपको कंसेशन मिल जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे तो जो स्पीड लिमिट थी भाई बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉलो करनी पड़ेगी, उससे 5 किलोमीटर भी ऊपर स्पीड हुई आपकी तो चालान कट सकता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, जो गूगल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, अगर आप एक्सप्रेस वे पे हो तो 35 से 40 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चल सकते हो, यानी अगर 100 की लिमिट लिखी हुई है तो आप 130, 135, 140 भी चला सकते हो, जो थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रेंज बात है, बट गूगल पे लिखा है भाई, क्या करें अब, लिखा है तो, है ना। तो उसी तरह से आप नॉर्मल हाईवे पे जो है वो 20 से 25 की स्पीड लिमिट ऊपर अलाउड है। तो अराउंड अगर 80 लिखा है तो आप 100 चला सकते हो, 60 लिखा है तो आप 80 चला सकते हो। और अभी ये रेड लाइट हो चुकी है भाई। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और दिखाता हूँ, काफ़ी ना चौड़े चौड़े जेब्रा क्रॉसिंग है, बट जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ना एक और वाइट लाइन आती है, अगर आपको दिखा पाऊँ मैं, ये देखो ये वाली वाइट लेन है ना, तो आपको गाड़ी लिटरली इसके पीछे ही रोकनी चाहिए। इन भाई साहब ने तो आगे रोक दिया, वो अलग बात है, बट मैं इस लाइन से पीछे ही रोकता हूँ। तो जो ये जेब्रा क्रॉसिंग है और जो ये लाइन है वाइट, इसके बीच में भी अराउंड 5-6 फुट का फ़र्क होता है भाई।
तो मतलब ये पेडेस्ट्रियन या फिर साइकिलिंग वालों की सेफ्टी के लिए इतने तगड़े रूल्स हैं ना यहाँ पे कि भाई मतलब प्रॉपर मार्किंग मिलेगी, चाहे गांव में चले जाओ चाहे बड़े बड़े शहरों में देख लो आप, हर जगह यही सीन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कहीं पे भी मुड़ना है या फिर लेन चेंज करनी है तो भाई लोग यहाँ पे मतलब इंडिकेटर तो ज़रूर देते ही देते हैं, ऐसा नहीं कि बिना इंडिकेटर दिए कहीं भी इधर उधर मटक लिए, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब मेरे को जैसे ना लेफ्ट वाली लेन में रखना है गूगल मैप के अकॉर्डिंग, तो मैं पहले ही इंडिकेटर दे के यहाँ पे जो है वो लेफ्ट लेन में आ गया हूँ। अब गूगल मैप आके जहाँ भी लेफ्ट टर्न करवाएगा राइट टर्न करवाएगा, मेरे को उसी हिसाब से लेन में रहना है। तो अभी तो फिलहाल हो रही है लाल बत्ती, रोक लेते हैं गाड़ी को यहाँ पर। लो जी लो, ग्रीन हो गई है, फटाफट से निकल लेते हैं। तो जब मैं शुरू के 2-3 दिन ड्राइव कर रहा था ना, मेरे को भी बड़ी दिक्कत होती थी ऐसे मतलब उसी लेन में रहने में कि राइट जाना है तो राइट लेन में रहो। कई बार मतलब गूगल मैप ऐसे जब आप मुड़ते हो ना तो थोड़ी देर बाद दिखाता है कि आपको राइट जाना है, समझ रहे हो। तो अब अचानक से मुझे पता चला राइट जाना है और मैं हूँ बिल्कुल लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट रोड पे, तो मुझे राइट में लाने में तो दिक्कत होएगी ऑब्वियसली, ऐसे कहाँ से घुस जाऊँगा एकदम। तो बहुत बार गलत चक्कर, मतलब 10 किलोमीटर के रास्ते के लिए 20-20 30-30 किलोमीटर चलाता रहता था मैं गाड़ी, क्योंकि भाई टर्न ही नहीं ले पाता था टाइम से। तो मैंने ये चीज़ सीख ली कि मिडल लेन में रहो, अचानक से गूगल मैप राइट भी बताएगा ना तो आप एकदम से एक लेन तो चेंज कर ही सकते हो, पर एक्सट्रीम लेफ्ट में रहोगे एक्सट्रीम राइट में रहोगे तो फिर फंसने के चांसेस रहते हैं कि एकदम से दूसरी तरफ कहाँ जाओगे, समझ रहे हो। तो देखो वैसे तो हालांकि हर जगह ना बोर्ड लगे होते हैं, दिख रहे हैं आपको नीले नीले से, तो ये दिखा रहा है कि इस लेन के हिसाब से सीधे रहो, उधर जाना है तो राइट लेन में हो जाओ, बट वो ये गूगल मैप। अच्छा हाँ, ये देखो अब यहाँ पे ऑरेंज लाइट है ना या येलो लाइट है, सब लोग जो है वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जापान में रूल है कि येलो लाइट पे आपको वेट नहीं करना, आपको निकाल देना है। ये मेरे को वो गो कार्ट में जो लड़की थी ना, जो लीडर थी, उसने मेरे को बताया था, तो मेरे को तो लगा ऐसे ही झूठ बोल रही है, पर मैंने जब गूगल किया तो सच थी भाई ये बात। और लोग भी आप देख सकते हो, इवन ये जो लाल वाली गाड़ी है मेरे पीछे, ये तो पीछे थी मेरे से, तब भी इसने क्रॉस कर लिया। तो आपको लग रहा होगा येलो लाइट देख के कि मैंने सिग्नल ब्रेक किया है, बट ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे जाना अलाउड है येलो पे। और मैं तो क्रॉस हो चुका था रेड होने से पहले, ये भाई तो मेरे भी पीछे थे, सोचो इन्होंने तो फिर तोड़ा ही होगा पक्का, पर ऐसा नहीं है। यहाँ जापान में आप येलो लाइट पे भी निकल सकते हो। मुझे गूगल मैप पे ना पता चल गया है कि 1.2 किलोमीटर बाद मुझे लेफ्ट मुड़ना है, तो मैं एक जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट लेन है ना उससे साइड वाली लेन में ही रहूँगा, ताकि जैसे ही वो कट आने वाला हो मैं लेफ्ट लेन में एकदम से ले लूँगा। तो बस भाई अगला ही लेफ्ट टर्न लेना है मुझे, तो ये देखो मैं आ गया हूँ सबसे इधर वाली लेन में। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट हो रही होगी ना, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आप लेफ्ट मुड़ते हो तो भाई उस टाइम पे आपकी तो ग्रीन होती है, साथ में उसी वाली लाइन में ना जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है मतलब जेब्रा क्रॉसिंग है वो भी ग्रीन हो रही होती है। तो उस केस में ना आपको पहले उनको पास होने देना पड़ता है जो पैदल जा रहे हैं, फिर आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हो, भले ही आपकी ग्रीन लाइट है उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे रेड लाइट पे लेफ्ट टर्न लेना अलाउड नहीं है भाई, कहीं आप सोचो कि रेड लाइट हो रही है कोई नहीं लेफ्ट ही तो जाना है ले लेता हूँ, तो अलाउड नहीं है। अभी देखो फिलहाल ग्रीन है, मुझे लेफ्ट मुड़ना है, ये देखो मैं यहाँ से मुड़ूंगा। बट अगर यहाँ पे कोई जेब्रा क्रॉसिंग होती और लोग रोड क्रॉस कर रहे होते तो मुझे पहले रुकना पड़ता, ये जैसे है ना जेब्रा क्रॉसिंग, तो मुझे इससे पहले रुकना पड़ता जब तक कि रोड पूरी खाली नहीं हो जाती, फिर मैं आगे निकाल सकता हूँ। अब देखोगे मुझे ना यहाँ से राइट लेना है 110 मीटर से, तो कुछ जगहों पे तो ना अलग से ही लेन बनी होती है जहाँ पे भी राइट टर्न होता है, बट कुछ जगहों पे नहीं होती। ये लो छूट गया मेरा कट बात तो मैं छूट ही गया भाई, पीछे रह गया, कोई नहीं अगला वाला लेंगे ये वाला। तो देखो अब यहाँ मुझे राइट लेना है, बट यहाँ पे कोई भी लेन नहीं है, तो बस मुझे वही देखना है कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, जब वो नहीं आ रही तो मैं राइट टर्न ले सकता हूँ। ये ले लिया। तो ये बेसिकली गलियाँ है यहाँ की, जापान के जो घर वर होते हैं उनके बाहर। तो ये गूगल मैप यहाँ से भी रास्ता दिखाता रहता है, अलाउड होता है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जापान में गूगल मैप ना काफ़ी एक्यूरेट है, मतलब आपको उल्टी सीधी जगह नहीं ले जाएगा। इंडिया में बहुत होता है भाई, स्पेशली पहाड़ वाली साइड में ना गूगल मैप दिखाता है कि इतनी चौड़ी सड़क है, ये है वो है, बट जब आप जाओगे तो भाई स्कूटर निकलने तक की ढंग से जगह नहीं होती। तो यहाँ पे गूगल मैप वैसे फंसाता नहीं है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये जो रेड कलर का स्टॉप का सिंबल है और रोड पे ये जो लिखा हुआ है ना 3 अक्षर में, इसका मतलब होता है आपको यहाँ पे गाड़ी रोकनी है, भले ही यहाँ रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं है, बस स्टिल एक बार गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ेगा, लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा। अगर कोई नहीं आ रहा है दोनों तरफ से तो आप जो है वो अपनी गाड़ी को निकाल सकते हो। तो ये चीज़ जब मैंने गाड़ी रेंट पे ली थी उस वक्त उन्होंने समझाया था कि इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ये देखो सेम आ गया, तो यहाँ मुझे भी रोकना पड़ेगा और देखना है लेफ्ट से और राइट से कोई आ तो नहीं रहा, देन अपनी गाड़ी को मैं निकाल सकता हूँ। तो भैया ये चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ी नहीं होती कि वो आपका चालान कर देगी,
बट स्टिल मतलब जिस देश आप जा रहे हो भाई, वहाँ के रूल्स फॉलो ज़रूर करा करो। मैं तो यही कहूँगा, खाम में फिर इंडिया का नाम बदनाम होता है दूसरे देश के लोग जब देखते हैं कि ये इंडियन है और ऐसे रूल तोड़ रहा है, या समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए रूल्स फॉलो करो और अच्छे से उसका जो भी देश का कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ही रहो, भले ही आप 2 दिन के लिए आए हो चाहे 20-30 दिन के लिए आए हो। तो भाई ये पहुंच गया हूँ मैं वो बैम्बू फॉरेस्ट वाले एरिया में, अराउंड सिटी से 15-16 किलोमीटर बाहर की तरफ है ये। तो अभी मुझे फ़िलहाल पार्किंग ढूंढनी है भाई, कि पार्क कहाँ कर सकता हूँ मैं गाड़ी को। गूगल मैप तो लेफ़्ट दिखा रहा है, बट लेफ़्ट इन्होंने बोर्ड लगा के बंद कर रखा है, तो स्ट्रेट जाके फिर घुमा के लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। बस होपफुली वहाँ पार्किंग हो, वरना समस्या हो जाएगी। देखते हैं चलो भाई। गूगल मैप तो दिखा रहा है यहीं से, पर ये आगे रास्ता बंद है या खुला है? खुला है, खुला है। होपफुली सही जा रहा हूँ मैं वरना हाँ ये नहीं ना पार्किंग, देखो लेफ्ट में पेड है, फ्री है, जगह लग तो नहीं रही मुझे। नो पार्किंग लिखा है यहाँ, तो ये मेरे को लग रहा है यहाँ के लोगों के लिए होंगी, जो आसपास के घर है ना उनकी है ये पार्किंग। मैं नहीं लगा सकता। चलो मैप जहाँ तक ले जा रहा है वहाँ तक चलता हूँ, होपफुली मिल जाए पार्किंग कोई बढ़िया। पूरा ऐसे ना काफ़ी एंशियंट टाइप का एरिया है ये, मतलब पुराने आपको लकड़ी के घर वर दिखेंगे आसपास। यार मेरे को लग नहीं रहा गाड़ी ले जा सकते हैं, ये तो बाजार ही आ गया पूरा। देखना पार्किंग मिल जा भाई, वही हो सकता है किसी ने मतलब घरों में ही बना रखी हो ना पार्किंग, वैसी टाइप की कोई पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। वैसे मुझे जापान में ना पार्किंग को लेके दिक्कत तो कभी नहीं हुई, मतलब बहुत आराम से हर बार पार्किंग मिल जाती है। कहाँ लगाए भाई? निकाल ले, तू निकाल ले पहले। देखो भाई साहब खुद ही पीछे ले लिया उन्होंने, मतलब ठीक है लोग ऐसे अड़ नहीं जाते, समझ रहे हो ना। अब मुझे लेफ़्ट जाना है, ये भाई साहब बस साइड दबा ले थोड़ा सा और, तो मैं लेफ़्ट ले लूँगा, कोई पार्किंग मिल जाए ना फिर। और ये यहाँ भी चल रहे हैं भाई रिक्शे, देखो खींचने वाले, महंगे होते हैं बड़े ये, पर इनकी भी मेहनत है भाई सही में। ओहो टैक्सी आ रही है। चलो भाई रास्ता तो मिल गया है अपने को, बट पार्किंग ही नहीं मिल पा रही है। किसी लोकल से पूछना पड़ेगा पार्किंग का ना, वरना तो ऐसे फंस जाऊंगा कहीं। घर तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पार्किंग, लेकिन पार्किंग हाँ ये है तो पी का बोर्ड, अच्छा नहीं नो पार्किंग, नो पार्किंग में नहीं लगा सकते भाई। ऐसा बोर्ड ढूंढना पड़ेगा जहाँ पार्किंग लिखा हो, वरना मैं कहाँ तक जाऊँगा। मुझे लग रहा है ये भी फंस गए हैं यहीं पे ना, इनको भी पार्किंग नहीं मिल रही थी, ये टूरिस्ट ही लग रहे थे शायद से। देखता हूँ भाई ये लास्ट कट है लेफ़्ट जो गूगल मैप के अकॉर्डिंग, फिर कहीं पे जुगाड़ करेंगे करने का खड़ी। रास्ते देखो कितने खूबसूरत है ना, दोनों तरफ ऐसे गार्डन टाइप के बना रखे हैं लोगों ने अपने घरों में, काफ़ी सुंदर है ओवरऑल जगह तो भाई। पूरी ऐसे ग्रीनरी नेचर सा फील हो रहा है। टूरिस्ट तो काफ़ी आए हुए यहाँ पे, क्योंकि ना ये मतलब प्लेस काफ़ी फेमस है, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी इसकी काफ़ी फ़ोटोज़ पोस्ट आती रहती है। बट वही है पार्किंग का ही समस्या है बस सारा भाई। यहाँ पार्किंग तो कोई नहीं, आगे से सब लोग घुमा के वापिस ही जा रहे हैं, मतलब टैक्सी वाले आए हैं जो छोड़ने और वो निकल रहे हैं, तो रास्ता तो आगे मेरे को लग नहीं रहा होगा पार्किंग का ना। चलो कहीं और चलते हैं, देखते हैं। मेन गेट तो यही है बैम्बू रोड की ना, मतलब यहीं से ही एंट्री होती है, तो इनको पार्किंग यहाँ पे बनानी चाहिए थी भाई आसपास, वरना बंदा गाड़ी में जो आ रहा है वो कहाँ जाएगा। अब कोई है ही नहीं पार्किंग, सब यू टर्न मार के जा रहे हैं। चलो भाई यू टर्न ले लिया है, अब पार्किंग स्पॉट ढूंढी जाए ज़रा गूगल मैप के अकॉर्डिंग। पार्किंग जहाँ जहाँ है ना वहीं चलता हूँ पहले तो। वैसे लोग ना टैक्सी में हाथ हो रहे हैं, बट जापान में टैक्सी लेना मतलब अंधे पैसे लग जाते हैं। मान लो जहाँ मेरा होटल था वहाँ से अगर मैं यहाँ 15 किलोमीटर की टैक्सी लेता ना, तो आराम से भाई 8-9 हज़ार रुपये तो लग ही जाते हैं मोटा मोटा। तो बताओ 8-9 हज़ार रुपये, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये येन नहीं कह रहा। तो 8-9 हज़ार देने से अच्छा मैं अपनी गाड़ी में आऊँगा और पार्किंग खड़ी कर दूँगा, 2-3 हज़ार की भी होगी, 2-3 हज़ार रुपये तो नहीं, बट हाँ 1200-1500 रुपये की भी पार्किंग हुई तो वो ज़्यादा बेटर है ना। अब आप ट्रेन वगैरह से आ सकते हो, बट भाई ट्रेन से 1 घंटा 25 मिनट दिखा रहा था, और वो भी 2-3 बदल के, तो मैंने कहा उसमें टाइम वेस्ट होगा, 300-400 येन उसमें भी लग जाते। फिर मैंने कहा छोड़ो करे, पता नहीं भाई कहाँ से ले जा रहा है गूगल मैप। मैं तो अभी बोल रहा था कि यहाँ पे सही है, पर यहाँ पे भी भाई देख सकते हो आप, ले जा तो पतले पतले सड़कों से रहा। हालांकि ये है यहाँ से गाड़ियाँ निकल जाती है और गाड़ियाँ जा भी रही है, तो मुझे इतना डर नहीं है, क्योंकि अगर मैं अकेला जा रहा होता तो थोड़ा रिस्की होता। अब और गाड़ियाँ जा रही है तो कम से कम ये तो शोरूम है कि हाँ अलाउड है जाना। ये वही गाड़ी है, टूरिस्ट ही है पक्का, इन्होंने रेंट पे ले रखी है, इनको भी पार्किंग मिल नहीं पा रही, ये भी भटक रहे हैं पार्किंग के लिए। वैसे पूरे जापान में पार्किंग की दिक्कत होती नहीं है, इतनी सारी पार्किंग स्पॉट्स मिल जाती है, भले ही महंगी मिलती है बट हो जाता है।
यहाँ पे ही नहीं है, बस आसपास बिल्कुल बाहर निकल के है शायद से। देखो गूगल मैप दिखा रहा है यहाँ से राइट है पार्किंग, राइट में इन्होंने बोर्ड लगा रखा है भाई बंद का। अरे ये तो जा रहे हैं, चलो मैं भी चलूँ। अरे नहीं, मुड़ गया भाई वो भी। देखो वही मैं कह रहा था कि बंद कर रखी है इन्होंने ना पार्किंग। यहाँ से आगे से देखता हूँ कहीं से घुमा फिरा के रास्ता होगा शायद से तो मेरे को ये पार्किंग ही लग रही है। ये भाई भी घुस ही रहे हैं यहाँ पे। हाँ पार्किंग ही है। चलो भाई शुक्र है मिली तो सही, भले ही 900 मीटर दूर है वहाँ से, बट पार्किंग तो पार्किंग है, कहीं भी मिले। तो ये देखो इस तरह की पार्किंग है भाई, यहाँ लगा दी अपनी गाड़ी, जाते वक्त वही पे करना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप प्राइजेस वगैरह। महंगा ही होगा वैसे ये ना एरिया थोड़ा सा। 300 येन है 30 मिनट के, और मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, तो 600 येन पे करने पड़ेंगे जहाँ तक लग रहा है। देखो यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी है खाने पीने के ना। और ये देखो भाई ऐसे चढ़ाई पे भी ये लोग ना खींच देते हैं रिक्शे को, जब भी इसलिए पैसे ज़्यादा लेते हैं। मेरे ख्याल 4-5 हज़ार येन लेते हैं पूरा एरिया घुमाने का, जो कि एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा होते हैं भाई, बट मेहनत भी है इनकी। और खाली लड़के नहीं भाई, लड़कियां भी चला रही होती है कहीं कहीं। मतलब मैंने देखा है कि 2-2 3-3 तो नहीं, 2 लोगों को बिठा के लड़कियां भी खींच रही है रिक्शे भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। ये देखो भाई इसी बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर ना एक श्राइन भी है। अभी तो लाइन लगी पड़ी है लोगों के अंदर जाने के लिए, तो वही प्रे कर सकते हो आप यहाँ के। और ये उसी तरह का गेट है जिसपे ऐसी रस्सी सी बेल्ट लगी होती है देखो, तो इस तरह से आप यहाँ भी जा सकते हो। बाकी ये पूरा लेन जो है ना, ये भी फॉरेस्ट का एरिया है, ये भी फॉरेस्ट का एरिया है, तो यहाँ दोनों तरफ आपको बैम्बू ही बैम्बू दिखेंगे। ये देखो भाई इधर भी आप देख सकते हो ऊंचे ऊंचे बैम्बू के पेड़ है, एंड इधर भी आप देख सकते हो बैम्बू है इधर, तो काफ़ी हाइटेड है बैम्बूस, और दोनों तरफ अच्छे से कवर्ड है, और बीच में इन्होंने ये रास्ता सा बना रखा है। तो इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी फ़ोटोज़ आपने देखी होगी इस जगह की, इसलिए इतना फेमस है। और टूरिस्ट भी देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं भाई साहब यहाँ पे ना। एंड भाई ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ये 400 मीटर का ही पाथ है पूरा। मतलब आप आओगे तो आधे घंटे में मैक्स जो है वो पूरा कवर कर लोगे आराम से। यहाँ देखो भाई बैम्बू से बने हुए ना कप भी मिल रहे हैं, 1000 येन के 2 है और एक है 600 येन का। इस तरह से देखो लैंटेन मिल रहे हैं बैम्बू से बने हुए। फिर ये पंखे है यहाँ के जापान के फेमस, और यहाँ पे मिल रहा है भाई फ्रिज मैग्नेट, तो मुझे लेना है एक मैग्नेट। चप्पलें भी मिल रही है देखो यहाँ की ट्रेडिशनल वो जापानीज टाइप की। और भी दुकानें हैं आसपास ऐसे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की या फिर सोविनियर्स वगैरह की, तो वो भी आप ले सकते हो। बाकी ये बैम्बू फॉरेस्ट ना टोटल 2 रूट्स है, जैसे मैं अभी इस वाले रूट से आया, एक और है आगे की तरफ से, सेम ही लुक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। मतलब एक से आप पास कर लेना काफ़ी रहेगा। ये देखो भाई दुकान ही दुकानें, खाने की भी दुकानें बनी पड़ी है काफ़ी जगहों पे, और शॉपिंग वॉपिंग तो है ही बाकी, जैसे कि मैंने बताया आपको। अच्छा 1868 तक ना क्योटो ही जापान की कैपिटल सिटी हुआ करती थी, वो भी 1000 साल तक थी। फिर उसके बाद 1868 में टोक्यो को बना दिया गया था कैपिटल सिटी। ओ पहली बार भाई जापान में ना कोई ऐसे बंद फाटक देखा मैंने, शायद से कोई ट्रेन आने वाली होगी। दिखाता हूँ आपको जल्दी जल्दी, चलो आगे। ट्रेन आ रही है भाई, ट्रेन आ रही है, देख लो जापान का फाटक कैसे है। हर चीज़ रंग बिरंगी सी बना रखी है इन्होंने, देखना येलो ब्लैक रेड। अच्छा ये वो है मिनी ट्रेन टाइप की ना, अभी निकलेगी फिर दिखाता हूँ आपको। पटरी भी देखोगे, छोटी वाली पटरी है ये, वो तो भाई वो निकल रही है बड़ी वाली, ये तो मेट्रो है ना शायद, नहीं JR ट्रेन ही है ये देखो। तो फाटक एक्चुअल में इसी के लिए बंद किया होगा, ये देखो काफ़ी बड़ी थी, मेरे ख्याल से 8 या 9 डब्बे थे, और इसी के लिए फाटक बंद था। जबकि वो देखोगे ना वहाँ पे एक और खड़ी हुई है वो रही छोटी, और उसके लिए नहीं बनता, खुल गया फाटक। चलो 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 लेट्स गो। देखो वो दूसरी ट्रेन है छोटी। अच्छा बाकी 16th सेंचुरी तक ना क्योटो ही जापान की सबसे लार्जेस्ट सिटी थी। फिर उसके बाद टोक्यो एंड ओसाका ने जो है वो टेक ओवर कर लिया था। और पूरे क्योटो में ना मतलब इतनी श्राइन है, मेरे ख्याल से 3000 से भी ज़्यादा श्राइन है पूरे क्योटो में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट टेम्पल, पगोडा और श्राइन्स देखने को मिलेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा ना ये ट्रेडिशनल या एंशियंट टाइप का आपको जापान दिखाएगा। मैं तो भाई ऑलमोस्ट आधे घंटे में ही आ गया, 300 या नहीं लगे अपने। चलो अब सेकंड लोकेशन चलते हैं। सेकंड लोकेशन है फुशिमी इनारी ताइशा। ये एक श्राइन है यहाँ की बड़ी फेमस, 14 किलोमीटर है, 38 मिनट दिखा रहा है। एक चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ करी कि बाय चांस मान लो मैं अपनी स्कॉर्पियन को शिप करवा के जापान लाता, ठीक है, 1 महीना घूमने के लिए,
तो भाई स्कॉर्पियन तो पार्किंग में किसी भी खड़े हो ही नहीं सकती थी, मतलब खड़ी सब जगह हो जाती, बट पे कैसे करता? क्योंकि यहाँ पे देखो ना कोई पार्किंग वाला बंदा होता है, ना कोई गार्ड होता है, ना कोई बैरिकेड होता है। मतलब लोग अपनी गाड़ी लाते हैं, अंदर खड़ी कर देते हैं, कैमरा सिस्टम है, और जाते वक्त जैसे ही वो पार्किंग का नंबर डालते हैं उसमें पता चल जाता है कि इतनी देर से ये गाड़ी खड़ी थी तो इतने रुपए बन गए। लोग पे करते हैं और ले जाते हैं, ना भी पे करो तो कोई रोकने वाला नहीं है ना। हालांकि यहाँ के लोग करते नहीं है पे, ऐसा मतलब कि पे नहीं करा और ले गए गाड़ी को, तो इसलिए आप भी मत करना। बट मैं ये सोच रहा हूँ, जब स्कॉर्पियन लगाता मैं यहाँ पर, तो कैमरा भाई स्कॉर्पियन को तो नंबर डिटेक्ट कर ही नहीं पाता क्योंकि इंडियन नंबर प्लेट होती, तो फिर वो ये कैसे बताता है कि कितनी देर हो गई गाड़ी को? हाँ, कुछ पार्किंग में जिसमें खड़ी करने के नीचे सेंसर लगे होते हैं ना, उसमें तो चलो हो जाता है कि ये गाड़ी इतनी देर से खड़ी है, बट जहाँ पे नंबर प्लेट स्कैन होती है वहाँ थोड़ी सी समस्या हो जाती। तो मैं तो बड़ा परेशान होता यार, पार्किंग के चक्कर में बार बार भटकता रहता पार्किंग को लेके। इसलिए हर जगह ना मशीन नहीं लगानी चाहिए, लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। अब कोई लोग होंगे यहाँ पर तो फिर मैं उनको कह के गेट खुलवा सकता हूँ, या गेट ना हो तो उनके हाथ में पैसे पकड़ा सकता हूँ, समझ रहे हो ना आप। बट यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक है भाई, सब ट्रस्ट बेसिस पे चल रहा है, कि इतना ट्रस्ट है एक दूसरे पे लोगों को कि सब मस्त बिना लोगों के ही अपनी खुली पार्किंग छोड़ देते हैं। यहाँ पे ना भाई एक चीज़ है कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट टूरिस्ट स्पॉट है ना, वहाँ तो आपको इतनी भीड़ मिलेगी, 2-4 गली आगे चले जाओ भाई, ये देखना सुनसान पूरा, मतलब कुछ नहीं मिलता आपको, ना टूरिस्ट दिखते आपको, बस जो मेन जगह है ना वहाँ टूरिस्ट दिखेंगे। तो ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है, देखो कितने लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए ना। अरे यार एक ये पार्किंग भी थी, यहाँ खड़ी कर देता ना तो ये पास पड़ता है, यहाँ से तो लिटरली 15 मीटर की डिस्टेंस पे है। अभी मैंने जहाँ खड़ी करी वो 400 मीटर दूर था, चलो कोई नहीं, थोड़ा ही चलना पड़ा। तो देखो जैसे जैसे मैं बिल्कुल पास पहुंचता जा रहा हूँ ना, यहाँ आपको भीड़ भड़क्का दिखना शुरू होता जाएगा। दुकानें भी काफ़ी बनी हुई हैं यहाँ पे, टूरिस्ट भी, गाड़ियाँ भी देखो है ना। और यहीं से लिटरली 300 मीटर पीछे खाली पड़ा था सब कुछ। ये है देखो ट्रेन स्टेशन, और नाम है इनारी करके। अगर आपको आना ना यहाँ तो इस वाले ट्रेन तक, अपना स्टेशन तक मतलब ट्रेन ले सकते हो। लो भाई मैं पहुँच गया हूँ। ऑरेंज कलर देख के आपको अगर ये गेट भी देखोगे तो थोड़ा सा याद आ जाएगा कि मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है ये जगह, और क्योटो की सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन आप कह सकते हो इसको ना। तो यहाँ से देखो श्राइन की एंट्रेंस है, इस तरह का गेट बना हुआ है। अभी थोड़ा सा और चढ़ना है ऊपर की तरफ ना, फिर आएगा मेन एरिया। ऐसा कहा जाता है भाई ये श्राइन ना 711 में बनी थी, मतलब इतनी पुरानी है कि जब क्योटो जो है ना वो जापान की कैपिटल भी नहीं बनी थी, उससे भी पहले की है सोचो। तो ये एक और गेट आ गया। इन गेट्स को बोलते हैं भाई टोरी गेट, TORII शायद से, और ये जनरली ना वुड से बनता है, बट कुछ जगहों पे मेटल का या फिर कंक्रीट से भी बना होता है। ये वाला शायद कंक्रीट का ही है, हाँ सीमेंटेड है। और इनको जनरली ऐसे ऑरेंज कलर में ही जो है वो पेंट किया जाता है, और इनके जो बेस होते हैं और ऊपर का सबसे टॉप पार्ट होता है वो ब्लैक कलर में, एंड इस तरह से यहाँ पे कुछ लिखा होता है। ज़्यादातर इन पे लिखा जो होता है ना वो एक्चुअल में इनके डोनेट करने वालों का नाम होता है, मतलब जिन्होंने भी ये डोनेट किया, चाहे वो आदमी हो चाहे वो एक कंपनी हो, और दूसरा कब डोनेट किया है वो भी लिखा होता है। देखो भाई कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे, हद टूरिस्ट दिखेंगे आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है ये एज ए टूरिज़्म भी, और जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए तो है ही है। तो ये देखो इस तरह से पानी भरने का या हाथ धोने का यहाँ पे बना होता है, और ये बैम्बू से बना होता है। दिखाता हूँ आपको पास से ना एक बार, पूरा भाई बैम्बू से बना हुआ है। ये देखो इसी में से जो है वो पानी पास हो के ऐसे निकल के आ रहा है, तो इस तरह के हाथ धोने के है। बताओ, मतलब ये चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे ना, नेचुरल चीज़ों को लेके काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे मेटल या प्लास्टिक की पाइप या टूटी लगाने की जगह इन्होंने बैम्बू से बना दिया सारा। चलो भाई अंदर चलते हैं, यहाँ से मेन श्राइन की एंट्रेंस यहाँ पे है, लेट्स गो भाई। और वही प्रे यहाँ पे लोग ना झुक के करते हैं, मतलब गेट पे ही हल्का सा बेंड होते हैं और प्रे करते हैं। फिर देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, फुशिमी इनारी टाइशा इज़ अ प्लेस ऑफ प्रेयर, लेट्स प्रे इन पीस एंड बी क्वाइट। ये देखो भाई ये गेट भी पूरा ऐसे नेचुरल उससे बैम्बू से और उसकी डंडियों से बनाया हुआ है। और यहाँ पे ना ये ट्रेडिशनल ड्रेसों में आपको बड़ी लड़कियाँ लड़के दिखेंगे, जो यहाँ के क्या बोलते थे, कुछ तो नाम होता है यहाँ की इन ड्रेस का। तो यहाँ पे बहुत लोग जो है वो पहन के आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। जैसे ये देखो मेरे सामने एक ग्रुप है, इन्होंने भी सब ने यहाँ की यही ड्रेस पहन रखी है। उधर भी आपको काफ़ी लोग दिखते रहेंगे। तो ये देखो भाई सब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, मतलब पूरे प्रॉपर ऐसे वाइब आती है कि हाँ एंशिएंट। वो एक इधर की साइड भी दिख जाएगा आपको एरा, एंड इस तरह के लैंटेन भी आपको बहुत जगह टंगे हुए मिलेंगे, एक कागज़ टाइप के ना, इधर भी है देखो, उस तरफ भी है, एंड ये है ऊपर चढ़ते हैं भाई यहाँ पे। और इसकी रूफ देखो भाई साहब, ऐसा नहीं लग रहा उससे बनी हुई हो, मिट्टी टाइप की मटेरियल से है ना, पूरी वैसी रूफ लग रही है। तो ये है मेन प्रे वाली एरिया, यहाँ फोटो वीडियो अलाउड नहीं है तो ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, बट वहाँ पे खड़े होके लोग जो है वो प्रे करते हैं। और ये अलग अलग शॉप्स है सोवेनियर्स वगैरह की, और मेनली तो यहाँ पे ना ये ऐसी स्टिक्स ही आप ले सकते हो सोयन डाल के। इससे बेसिकली वो है मतलब
फॉर्च्यून टाइप का होता है, अगर अच्छा निकले तो घर ले जाओ, अगर बुरा फॉर्च्यून निकले तो यहीं लटका के चले जाओ। ये चीज़ लगभग हर श्राइन में दिखेगी आपको ना यहाँ के। तो काफ़ी सारे एरिया बने हुए हैं, ये वाली बिल्डिंग बनी हुई है पूरी, इधर देखोगे ना आप तो यहाँ तक तो कोई नहीं जा पा रहा, उधर तक ही लोग जो है वो खाली प्रे कर रहे हैं। और इधर भी देखो, यहाँ पे भी एक ये रहा टोरी गेट, ये सारा एरिया है। बट एक्चुअल में मेन चीज़ ये नहीं है, यहाँ पे लोग जो देखने आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो रास्ता यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर पता चलेगा। ये देखो इस तरह के छोटे छोटे टोरी गेट भी लगा रखे हैं। ये एक्चुअल में ना खरीद सकते हो आप, जैसे वो दुकानें बनी हुई है ना वहाँ से ख़रीदो और इसमें अपनी जो भी इच्छा है वो लिख के यहाँ पे टांग जाओ, तो ऐसा कहते हैं कि वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो कितने लोगों ने टांग रखा है। और ये जगह होती है जब भी आपकी वो पर्ची निकले ना कोई बैड फॉर्च्यून वाली, तो वो पर्ची आप यहाँ पे लटका के चले जा सकते हो, तो आपका जो भी बैड फॉर्च्यून होगा वो यहीं रह जाएगा। तो ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के जो है वो ऊपर जाना है हमें। यहाँ से एक और आ गया भाई टोरी गेट, बहुत सारे टोरी गेट मिलेंगे आपको। और जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ वहाँ भी एक्चुअल में काफ़ी सारे टोरी गेट ही है एक तरह से, जिनकी वजह से मतलब ये एरिया काफ़ी फेमस है। और जगह जगह पे देखो ऐसे बने हुए हैं ना प्रेइंग वाले एरिया, पर आधे से ज़्यादा तो बंद पड़े हैं। मेन वो नीचे वाला ही था जहाँ पे प्रे कर रहे थे। एक ये रहा टोरी गेट, तो यहाँ से है जी शुरू। और यहीं पे आपको भीड़ भी दिखेगी लोगों की फ़ोटो खींचते हुए। क्यों खींच रहे हैं वो दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो जी, तो ये है वो फेमस स्पॉट। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है ना, ये पूरा रास्ता बना हुआ है और इसी रास्ते में 10,000 टोरी गेट्स है। 10,000 जी, यहाँ आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ से अभी शुरुआत हो रही है और लाइन से ये गेट ही गेट है। देखो ये देखोगे ना इधर से काफ़ी गेट्स है बिल्कुल एंड तक, 10,000 टोटल। और ये सब गेट्स ना अलग अलग लोगों ने या कंपनीज ने ही डोनेट करे हुए हैं यहाँ पर। और अगर कोई यहाँ पे एक गेट ऐसा डोनेट करना चाहता है ना तो 10 मिलियन येन का है, यानी कि इंडियन करेंसी में अराउंड 6 लाख रुपए के आसपास। और ये वाले देखोगे ना आप, ये वुडन स्ट्रक्चर है सारा। यहाँ कुछ कुछ मेरे ख्याल ब्रास यूज़ करा गया, बट ये ऊपर पूरा वुड है। और इसमें भी आप देखोगे इस तरह का लिखा हुआ है चीज़ें कि बेसिकली किसने डोनेट किया और कब डोनेट किया। देखो हर टोरी गेट पे दिखेगा आपको यहाँ पर। अब देखो ये छोटे वाले गेट शुरू हो गए हैं। वो जो पीछे थे मेरे, उनकी हाइट काफ़ी ऊंची थी, लेकिन ये छोटे छोटे हैं भाई। तो इसमें मतलब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो ठीक है, सर नहीं बचेगा, बट वैसे हाइट वाइज उनसे छोटे हैं। और ये ना लोग इसलिए डोनेट करते हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो, उनके पास और पैसा आए। तो एक तरह से धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, समझ लो आप। चलो भाई, अभी तो ये रास्ता ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी सारी आपको वही शॉप वगैरह दिखाई देगी, मतलब कुछ ख़रीदना वरीदना हो आपको। और अगेन एंड में जाके इस तरह का वापस से प्रेइंग एरिया बना हुआ है, जो ये भी बंद कर रखा है। देन बाकी फिर से आप यहाँ से जा सकते हो। देखो ऊंचे वाले गेट दिख गए ना, तो ये और एक्स्ट्रा है, मतलब उधर से हम आए हैं वो अलग है और इधर से ही अलग है। तो आप जितना चाहो चलते जाओ, क्योंकि भाई 10,000 गेट बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा 10,000। वैसे सुबह के टाइम आओगे ना भाई तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि भीड़ आपको थोड़ी कम मिलेगी। इस टाइम काफ़ी भीड़ है। अब देखो वापसी जा रहा हूँ मैं उन्हीं छोटे वाले गेटों से, तो यहाँ पे आपको पूरा ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, है ना मस्त। देखो स्ट्रेट जाओगे ना तो यहाँ पे इस तरह की मार्केट भी बनी हुई है, दोनों तरफ दुकानें बुकानें हैं, बड़ी प्यारी सी मार्केट है। बट भीड़ भड़के में कुछ दिखेगा नहीं आपको ढंग से ना, कुछ ज़्यादा ही जो है वो भीड़ हो रही है इस टाइम पे। सुबह सुबह आना सही रहेगा। ये देखो सोविनियर शॉप है, यहाँ से मैग्नेट वगैरह मिल जाएंगे। प्लांट्स की शॉप या वैसी रखे है प्लांट्स, पता नहीं। स्कूल के बच्चों की भी ट्रिप आई हुई है यहाँ पे ना, एक काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पे। ये देखो ये रहा बच्चों का पूरा ग्रुप, काफ़ी सारे बच्चे आए हुए स्कूल ट्रिप पे ना। एंड इस गेट के थ्रू भी एक मार्केट जा रही है, वो देख सकते हो आप। यहाँ भी शॉप्स वगैरह है काफ़ी, बट मुझे इधर जाना है, गाड़ी अपनी इधर पार्क है कहीं। अगली लोकेशन है जी 4.6 किलोमीटर यहाँ से, 17 मिनट। जगह का नाम है कियोमिज़ू डेरा करके। सड़कें भी देखोगे ना आप ऐसी जगहों की आपको ऑलमोस्ट खाली खाली सी मिलेगी, देखो है ना, ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं है यहाँ पे। तो 5-10 गाड़ियाँ दिखती है थोड़े टाइम में, वो भी फिर सुनसान से ही हो जाता है। तो ऐसा मुझे ट्रैफिक नहीं मिला जापान में आके ना। टोक्यो का आप बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जाओगे, शिबुया वाला या फिर शिंकुजू वाला, वहाँ तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पूरे जापान में कुछ खास ट्रैफिक जाम में फंसा नहीं हूँ मैं। ये जगह ना भाई ऐसे पहाड़ी में है थोड़ी सी। पहले तो भाई पार्किंग में लगाते हैं, बिल्कुल एंड में आ गया हूँ मैं। ये देखो गूगल मैप के अकॉर्डिंग, और यहाँ पार्किंग मिल गई है। ये देखो भाई यहाँ पे भीड़ देख लो भाई साहब, भरे पड़े हैं। ओए होए होए, टेम्पल में इतनी भीड़ देख रहे हो, सब टूरिस्ट है। जबकि ये अराउंड 100-200 मीटर की चढ़ाई थी और ये आ गए है भाई टेम्पल ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखो वही सब ऑरेंज कलर का ही है भाई यहाँ पे भी ना, और सिमिलर सा स्ट्रक्चर दिखेगा जितनी भी श्राइन्स या टेम्पल है यहाँ पे जापान में। तो इस तरह से देख लो। तो अंदर तो भाई फ़ोटो वीडियो लेना जो है वो अलाउड नहीं है। मैं हो जाता हूँ, देख आता हूँ। जापान का देखो फ्लैग भी लहरा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ भी देखोगे ना लड़कियाँ भाई सब सारे वैसे ही कपड़े पहन के घूम रही है। इसको शायद कहते हैं वो किमोनो,
हाँ, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है आउटफिट का नाम है किमोनो। ये देखना भाई साहब, ड्रैगन जैसा नहीं लग रहा है ना? ड्रैगन ही है शायद से। तो जी ये है मेन प्रेइंग एरिया, ऊपर तक आ गया हूँ मैं यहाँ पे, और लोग इधर भी जा रहे हैं, देखते हैं इधर क्या चीज़ है भाई साहब चढ़ के ऊपर। और ये तो पगोडा हो गया भाई, आप देख सकते हो कितने, तीन तीन फ्लोर वाला है ये, है ना शायद। बट यहाँ जापान में ना ग्राउंड फ्लोर को जीरो या ग्राउंड फ्लोर नहीं बोलते, फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। जैसे अपने वहाँ बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर होता है फिर फर्स्ट फ्लोर होता है ना, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे शुरू होता है। ओ भाई साहब देखना कितने मस्त मस्त स्ट्रक्चर्स है, और पीछे पूरा पहाड़ और जंगल है। जंगल मतलब ग्रीनरी टाइप की है पूरी। ये देखो यहाँ पर प्रॉपर एंशियंट जापान। यहाँ से कोई टिकट विकेट है भाई शायद से ना, कुछ अंदर है घूमने का, तो यहाँ से उसकी टिकट ले सकते हैं। अडल्ट की है 500 येन की है, देखो कैश ओनली, मतलब इंडिया के 300 रुपये अराउंड। अब पता नहीं किस चीज़ की है, पहले देखता हूँ जाके क्या है। ये देखो भाई यहाँ जा रहे हैं लोग, मेरे को लग रहा है यहीं के लिए टिकट है शायद से, पर चेक करने वाला तो कोई भी नहीं है भाई टिकट। यहाँ देखोगे ना आप, लिखा हुआ है द सेक्रेड वाटर प्लीज ट्रीट विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो ऐसा नहीं कि इससे हाथ वाथ धो, समझ रहे हो। और निकल भी देखो ड्रैगन के मुंह से रहा है। वैसे इस टेम्पल का जो नाम है ना, उसका मीनिंग भी यही होता है, प्योर वाटर करके। एंड ये टेम्पल ना भाई 780 AD में बना था, तो काफ़ी पुराना है और काफ़ी मान्यता है यहाँ इस टेम्पल की ना, काफ़ी लोग आते हैं। देखो भाई उस तरफ से आया हूँ मैं, एंड इस तरह का व्यू है पूरा, वो पगोडा है और ये बाकी सारी बिल्डिंग हो गई। यहाँ से कोई तो व्यू देख रहे हैं लोग, देखो इस तरह का व्यू है ये। और ये पता नहीं चल रहा भाई मुझे अभी भी कि क्या चीज़ है, मतलब अब तो बंदा खड़ा हो गया, ये देखो टिकट चेक कर रहा है, ये रहा, है ना, पहले नहीं कर रहे थे टिकट चेक। ले ही लेता हूँ भाई टिकट, इतनी दूर आया हूँ, 500 का सिक्का है ये रहा अपने पास, इसको देख ले लेते हैं। तो भाई ये टिकट मिल गई है, देखो ये नाम है इसका, कियोमिज़ू टेम्पल। तो ये टेम्पल के अंदर की ही टिकट है मेन मेरे ख्याल से ना। चलो चल के अब तो देख ही लेते हैं, खरीद ही ली जब टिकट। ये देखो भाई इस तरह की एंट्रेंस है, इस तरह के देखो लैंटेन से लगा रखे हैं ना यहाँ पे, और वो सामने मेन टेम्पल है। शायद वहाँ पे अलाउड नहीं होगा फ़ोटो वीडियो लेना, बट सब लोग खींच तो रहे हैं, तो जहाँ पे दिख रहे हैं मुझे खींचते हुए, या कोई बोर्ड नहीं दिखता तब तक खींच लेंगे। भाई देखना कितनी पुरानी बिल्डिंग है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ तो हो रहा है ये। अच्छा उठा के दिखाना है ये, जिसमें ताकत है वही उठा पाएगा। बहुत भारी होगा भाई ऑब्वियसली, लाइन लगी पड़ी है इसको उठाने के लिए भी। छोटे वाला तो उठाया जा रहा है, बड़ा नहीं उठा सकते। देखो ओ थोड़ा सा तो हिला दिया भाई ने। हाँ भारी है भाई साहब काफ़ी ज़्यादा, या तो अटक रखा है ये नीचे कहीं पे, नहीं यार अटका तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो उठा ही लेगा, देखना। उठाओ जोर लगा के, आयशा लगाओ लगाओ, आयशा आयशा कर दो। ये भाई दोनों ने मिलके ओ उठ गया, इसका मतलब भाई 2 लोग उठा रहे हैं। ये आया भाई साहब, अकेले उठाएंगे अब। ये लगा दे जोर पहलवान, चल 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 पहलवान चल। ये बात, ये पकड़ने की जगह नहीं है, ये छोटा सा ही ना हैंडल टाइप का है बस, थोड़ा बड़ा होता ना पकड़ने का तो शायद से उड़ जाता है इजीली। ये है जी मेन टेम्पल, यहाँ पे देखो मतलब मेन प्रेइंग एरिया ये है भाई। सही में यहाँ तो नेक्स्ट लेवल वाली भीड़ है, देखना कितने लोग हैं। ओए होए होए होए, गजब भाई गजब। तो यहाँ से व्यू भी थोड़ा अच्छा सा आता होगा, दिखाता हूँ मैं थोड़ा, मतलब सिटी विटी का तो नहीं व्यू आएगा, सारे पेड़ ही दिखेंगे यहाँ से। ये देखो पूरा जंगल ही जंगल है दूर दूर तक। एंड ये टेम्पल एरिया भाई इस तरह से देखो, ये क्या लगे हुए है, ब्रोंज के है ये, ऑक्सीडाइजेशन की वजह से ना हरे हरे हो गए। और यहाँ लोग देखो जूते उतार के अंदर बैठ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मेरे ख्याल प्रे वगैरह कर रहे होंगे यहीं पे। ये वाला लैंप देखना कितना मस्त लग रहा है, क्रेजी। ये भाई लिख के टांगने का कल्चर ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देखो हर जगह, मतलब जितनी भी श्राइन टेम्पल में चला जाओ ये ज़रूर मिलेंगे आपको। चलो जी एग्जिट ले लिया, बस यही था। मतलब मंदिर के अंदर जाने के लिए 500 येन की टिकट थोड़ी सी अजीब लगी मुझे, पर ठीक है जो भी है भाई। वैसे ज़्यादातर जो भी श्राइन्स हैं यहाँ पर वो ऑलमोस्ट फ्री ही है, मतलब पहली ही ऐसी श्राइन होगी, श्राइन के मतलब टेम्पल है जहाँ पे मैंने पे करा है, वरना तो ज़्यादातर जगहों पे फ्री था। यहाँ पता नहीं क्यों रख रखा है इन्होंने पैसे, मतलब टिकट। ये थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेटरी डेक टाइप का बनाया हुआ है, यहाँ से व्यू आता है पूरे टेम्पल का। भीड़ देख रहे हो, थोड़ा जगह निकालते हैं फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई ये है वो टेम्पल ना मेन, जिसके अंदर अभी मैं गया था। इस तरह से लगता है, रूफ देखो इसकी कैसी है ना, काफ़ी मस्त है। देखो यहाँ से भी देख सकते हो आप, है तो एक्चुअल में काफ़ी बड़ा, वहाँ जाके तो लग रहा था छोटा सा है ना,
बट यहाँ से एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे बड़ा है काफ़ी। और वो सामने भाई पूरी क्योटो सिटी का व्यू है, पेड़ों ने ढक रखा है बट फिर भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो ये देखो भाई यहाँ पे कुछ तो ये रिचुअल है जो ये कर रहे हैं पानी का। पहले इसमें से पानी भरते हैं और उसके बाद शायद डोल देंगे नीचे। नहीं डोल नहीं रहे, हाथ धो रहे हैं इससे। हाथ धो रहे हैं देखो। तो वही है जैसे मैंने बताया, टेंपल का नाम ही प्योर वाटर है, तो इसीलिए मतलब यहाँ पे पानी का काफ़ी महत्व है। देखोगे ना आप नीचे भी है पूरा पानी पानी, ऊपर से भी पानी बह रहा है। एंड टेंपल के जस्ट बाहर ही ना इस तरह की ये स्ट्रीट है, पूरी मार्केट ही है समझ लो आप। लेफ्ट राइट में आपको दुकानें मिल जाएगी। और यहाँ पे ना भाई ग्रीन टी की आइसक्रीम मिलती है, बड़ी फेमस है। अब मुझे तो भाई चाय कॉफ़ी ग्रीन टी किसी भी तरह की पसंद नहीं है कुछ भी, बट बिक बहुत रही है यहाँ। दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये ग्रीन वाली जो है ये ग्रीन टी है। और वैसे तो है इनके पास और भी, तो मैं स्ट्रॉबेरी वाली ले लेता हूँ भाई, मेरे को नहीं लेनी है ग्रीन टी। बट यहाँ ना चाय बहुत फेमस है, मतलब ग्रीन टी के पैकेट आपको मिल जाएंगे। देखो जैपनीज़ ग्रीन टी लीफ, यहाँ पे ये भी खरीद सकते हो आप। बोतल में बनी बनाई भी मिलती है ग्रीन टी। और सारी ये ना मिठाई है भाई, जैपनीज़ मिठाई। तो यहाँ पर आप फ्री में टेस्ट भी कर सकते हो मिठाई को। दिखाता हूँ मैं, ये देखो। वैसे तो ये पूरे पैकेट पड़े हुए हैं, पर इनके जो सैंपल है ना वो लिखा भी हुआ है यहाँ, प्लीज़ फील फ्री टू ट्राई टेस्टिंग यात्सूसा, क्या नाम है इसका, यात्सुहासी नाम है भाई इस मिठाई का। तो खा के देखते हैं भाई, टेस्टी हुई तो लेकर जाऊँगा। ये देखो यहाँ पे भी है काफ़ी चीज़ें। ये तो भाई क्या है अजीब सा, ये नहीं मिठाई ट्राई करेंगे। नॉर्मल टूथपिक रख रखे भाई इन्होंने, इनमें से लो एक। देखो जैसे ये है शीशम में, होपफुली भाई वेज ही है ये सारा कुछ। मिठाई है क्योंकि चॉकलेट सी लग रही है। मूंगफली मिक्स है इसमें, मूंगफली का टेस्ट आ रहा है, अच्छी है। लेकिन तो ये वाली है, ये वाली 650 येन की। और इधर भी है ये है ग्रीन टी, ग्रीन टी वाली है। सही है यार टेस्ट तो। एंड ये है ऑरेंज वाली, ऑरेंज होगी बढ़िया, खा के देखते हैं। बढ़िया है भाई, सारी बढ़िया है, मज़े आ गए। पर इतनी भी नहीं है कि मैं पैक करवा के ले जाऊँ, टेस्ट के लिए ठीक था बस। आइसक्रीम तो इनके पास ख़त्म पड़ी थी, किसी और दुकान से ले लेता हूँ। पर ये सारी दुकानें ना वैसे सोविनियर तो है ही, बढ़िया ग्रीन टी बहुत बिक रही है, मतलब जगह जगह पे हर दूसरी दुकान पे ग्रीन टी बिक रही है। ये देखो भाई 1000 येन का यानी 600 रुपये का पंखा, यहाँ पे जापान में काफ़ी फेमस है। ये पूरी दुकान ही पंखों की है। देखो कितने अलग अलग तरह के पंखे मिल रहे हैं ना, सारे पंखे ही पंखे भाई साहब। पर क्लोज़ कर दी इन्होंने। ये देखो 6 बज गए ना, नहीं यार 6 तो नहीं बजे, अभी तो 4:30 हुए। शायद वो बोर्ड होगा कि 6 बजे बंद हो जाएगी। ग्रीन टी से बनी हुई काफ़ी चीज़ें है। देखो ये केक टाइप का बना रखा, ये देखो इस तरह की बोतलों में भर भर के देते हैं 450 येन की ठंडी ठंडी कोल्ड ग्रीन टी। जिनको पसंद है ज़रूर ट्राई करना, मेरे को अच्छी नहीं लगती चाय भाई, कैसी भी चाय हो भली, तो इसलिए मैं ट्राई नहीं कर रहा, वरना लेता ज़रूर अगर पसंद होती। ये देखो ये भी पूरी दुकान ऐसी चाय से रिलेटेड है। यहाँ से ले लेते हैं भाई आइसक्रीम ना। 2 स्कूप कौन है 896 येन की, 1 स्कूप है 594 येन की। स्ट्रॉबेरी वाली ले लेते हैं। लो जी लो, ये आ गई है अपनी स्ट्रॉबेरी कोन वाली आइसक्रीम। सिंगल स्कूप काफ़ी है भाई, डबल तो बहुत ज़्यादा हो जाता। ये पड़ी है 680 येन की, यानी इंडिया के अराउंड 400 साढ़े 400 रुपये। तो यहाँ भी काफ़ी लोगों ने पहन रखी है वो ड्रेस ना, पूरी जापानीज़ वाली। और भीड़ देखना भाई साहब, कितने लोग हैं, कितने लोग। यहाँ देखो भाई ये सारे घर ना पुराने ज़माने के हैं, मतलब लकड़ी वाले। दुकानें भी है, घर भी है। तो यहाँ से व्यू देखो कितना तगड़ा आ रहा है। हालांकि मुझे जाना नहीं है नीचे, वहाँ कुछ काम नहीं है, गाड़ी अपनी ऊपर खड़ी है। बट वैसे ही व्यू के चक्कर में मैं तो निकल लिया नीचे, है ना, मस्त लग रहा है। यहाँ आइसक्रीम इतनी बिकती है भाई, जो सोविनियर वाली दुकान है ना, उन्होंने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि आइसक्रीम लेकर अंदर मत आना कोई भी। भाई 100% फ्रेश ऑरेंज जूस की भी वेंडिंग मशीन है। देखो संतरे रखे हुए इन्होंने, असली है ये, सारे नकली नहीं है। अपने आप ये छिलेगा, अपने आप इसमें से जूस निकलेगा और बन के नीचे यहाँ पे गिलास में आ जाएगा। सोचो भाई साहब, मस्त है। 700 का है, मतलब इंडिया के 400 रुपये का। मैं बता रहा हूँ ना भाई, इन्होंने इंसानों का काम ही ख़त्म कर दिया है। मतलब सब कुछ इन्होंने वेंडिंग मशीन में घुसा दिया, पार्किंग फुली ऑटोमेटिक कर दी। इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ जापान में। और यहाँ तो ज़्यादा देर गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते पार्किंग में, वरना मोटा बिल बैठ जाएगा एंड तक तो। इसलिए बस जल्दी जल्दी घूमता हूँ मैं, गाड़ी उठाता हूँ और निकल लेता हूँ। अगर मैं टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया होता फिर तो आधा घंटा एक्स्ट्रा भी बिता लो किसी जगह पे, जेब पे असर नहीं पड़ेगा। बट अपनी गाड़ी में पड़ता है सर भैया। एक ना पास में मुझे इंडियन ग्रोसरी स्टोर मिला है, एक्चुअल में इंडियन नहीं है, नेपाली है। बट मुझे लग रहा है वहाँ पे ना मैगी वैगी के पैकेट मिल जाएंगे या चिप्स कुरकुरे मिल जाएंगे। क्योंकि भाई कभी कभी ना जब खाना मिलता नहीं है, वो तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होना अपने पास सही रहता है। तो अभी वहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल। मेरे ख्याल से ये मशीन है, यहीं पे करना होगा। ये खुल तो खुद से जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं खुला। 1200 येन की लग गई भाई पार्किंग टोटल ना,
मतलब 800 रुपये हो गए। चलो जी, खुल गया है। यहाँ से थोड़ी सी ध्यान से निकालनी पड़ेगी, भीड़ भड़क्के वाला एरिया है क्योंकि काफ़ी लोग रोड पे ही घूम रहे हैं इधर उधर। भाई इसी रोड पे दिखा रहा है वो स्टोर ना कहीं पे। पहले तो पार्किंग का झमेला फिर से ढूंढो। दिन में 5 बार तो पार्किंग के पैसे पे करता हूँ मैं फालतू फंड के। होगी कहीं ना कहीं तो 100%। स्टोर कहाँ है, लेकिन ये रहा लेफ्ट में तो है स्टोर। चलो जितना जल्दी जल्दी निकाल लूँगा, जितना जल्दी जल्दी खरीद लूँगा सामान उतना बढ़िया है, कम पार्किंग देनी पड़ेगी। कोशिश करूँगा कि 30 मिनट वाले स्लॉट में ही आऊँ। 30 मिनट के है 220 येन। चलो ये तो सस्ती है, फिर भी 150 रुपये हुए। 4-5 बजे के बाद ना भाई ये जो रेजिडेंशियल एरिया बड़े खाली खाली से हो जाते हैं। जैसे अपने इंडिया में तो गलियों में चहल पहल लगी रहती है, अंकल आंटियाँ सब रोड पे मतलब गली में बैठ के बातें बातें मार रहे होते हैं, या फिर गायें वगैरह दिख जाती है सड़कों पे। यहाँ पे कुछ नहीं दिखता भाई, यहाँ सुनसान, ना कोई किसी से बात करता ना कुछ करता, बिल्कुल खाली रहते हैं ये एरिया। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है अच्छा भी हो ये चीज़, पर मुझे तो बड़ी वियर्ड सी फीलिंग आती है भाई ऐसे खाली खाली देख के। ये है देखो जी, नाम है लुम्बिनी मार्ट क्योटो। यहाँ पे मिल जाएगा अपने को कुछ ना कुछ। ये देखो भाई काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे अपने इंडियंस के, मतलब कि सबसे पहले तो मुझे मैगी का पैकेट लेना है क्योंकि यहाँ की नूडल्स तो भाई मुझे समझ नहीं आती। ये वाली भी नहीं, ये चाहिए अपने को। हाँ तो ये तो है 2 पीस वाला पैकेट। इंडिया में शायद ये 30 रुपये का है। कितने का है ये यहाँ पे? सोच रहा हूँ इससे बड़ा वाला मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो नेपाल के भी ब्रांड है यहाँ पे ना, क्योंकि ओब्वियसली नेपाली स्टोर है तो होंगे ही। बट ये सही मिल गया अपने को, नेस्ले वाली मैगी। अरे भाई साहब मोमोज भी है देखो, फ्रीज वाले ना। इंडिया गेट बासमती राइस भी लूँगा छोटा पैकेट, क्योंकि यहाँ पे कई रेस्टोरेंट में मोटे वाले राइस होते हैं। तो अगर एयरबीएनबी लिया मैंने तो वहाँ पे राइस बना के खा लूँगा। और वो पूछता हूँ इनसे रेडी टू ईट मिल जाए ना, कुछ राजमा या कड़ी या दाल वगैरह, काफ़ी काम बन जाएगा अपना। क्योंकि अभी भी 20 दिन है अपने। ये कितने का है वाला पैकेट? 280। और बड़ा पैकेट भी है? अरे वाह, कोनो नखत्तारा नहीं देसने, कोनो इमान नहीं देसने। यही है ना यही है बड़े वाला। ठीक है 4 ले। और छोटा बासमती राइस का पैकेट होगा कोई? ये कितना, 1 किलो है? आधा किलो भी आता है। ये कितने का? 950 का। तो ये सब येन में है भाई, प्राइजेस एक ही ले लेते हैं। और कुछ रेडी टू ईट है अपने पास? रेडी टू ईट समोसा ये चिच्चा या नहीं, कुछ वो नहीं है, दाल या राजमा टाइप? हाँ वो रेस्टोरेंट पे पैकेट वाला? पैकेट वाला नहीं, नहीं वही पैकेट वाला ही तो चाहिए। हाँ ये रहे ना। दाल तड़का तो मिल गया भाई, चलो बढ़िया है। तो ये कितने का पैकेट? 350। 350 का। पनीर 380। दाल और पनीर ही है बस? दाल पनीर। ये भी रेडी टू ईट है? ये मसाला है। अच्छा मसाला है ये। मटर पनीर है, पनीर पालक पनीर है, मखनी। छोले दे दो एक भाई, एक दाल ले ली, एक छोले ले लिए। नहीं मटर पनीर तो नहीं, पनीर मखनी ना मतलब वही है, थोड़ा सा मीठा मीठा टाइप का होता है। तो ये ले लेता हूँ, दाल एक एक्स्ट्रा। और अचार होगा आम का? छोटा है कुछ, मतलब 10-12 दिन के लिए काम नहीं, रोज़ नहीं खाना ना, कभी कभी बना के खाना है बस। इससे छोटा पैकेट नहीं है कोई भी? अरे ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा, फिर वेस्ट जाएगा। कितने का है ये? प्लास्टिक में भी नहीं है ये, कांच ही है। आम वाला ही चाहिए, मैंगो।